अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस नॉलेज। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने स्टडी किया और बेसिकली हमें इस बात का आइडिया हो गया है कि जो प्रेपोजिशन है वो एक सेंटेंस में किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल की जाती है और फिर वो उस नाउन, प्रोनाउन वगैरह का जो रिलेशन है वो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में मौजूद नाउन्स वगैरह के साथ जोड़ती है और हमें प्रेपोजिशन की मदद से एक सब्जेक्ट के एक्शन की डायरेक्शन के बारे में, उसके एक्शन की प्लेस के बारे में, उसके एक्शन के टाइम के बारे में या डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस और रीजंस वगैरह के बारे में पता चलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन वी डिवाइड प्रेपोजिशंस इन वेरियस टाइप्स। सो प्रेपोजिशन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें तमाम टाइप्स के अंदर नज़र आती हैं एंड प्रेपोजिशंस को टाइप्स में या उसके मुख्तलिफ अक़साम में डिवाइड करने का मकसद ये होता है ताकि हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो प्रेपोजिशंस हैं उनको लर्न करने में मदद मिले। जी, तो आज का ये सेशन जो है ये प्रेपोजिशन की टाइप्स के बारे में होगा। तो सबसे पहले मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन लिखेंगे एंड देन एक्सप्लेन वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, वी हैव डिवाइडेड प्रेपोजिशन इन 7 फॉलोइंग टाइप्स। फॉर एग्जांपल, सिंपल प्रेपोजिशंस, डबल प्रेपोजिशंस, कंपाउंड प्रेपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, फ्रेजल प्रेपोजिशंस, डिस्गाइज्ड प्रेपोजिशंस एंड डिटैच्ड प्रेपोजिशंस। सो बेसिकली ये वो तमाम प्रेपोजिशंस हैं जो हमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस में नज़र आती हैं। इनके साथ साथ आपको ग्रामर के अंदर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी, प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इस तरह की दूसरी प्रेपोजिशन के नाम से भी टाइप्स नज़र आएंगी। तो हम इंशाल्लाह उन सब प्रेपोजिशंस को इन्हीं में कवर करेंगे। तो आज हम इन तमाम टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस में से सिंपल प्रेपोजिशंस के बारे में सीखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो डिफरेंट एग्जांपल्स में कैसे यूज़ की जाती है और बेसिकली सिंपल प्रेपोजिशंस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। व्हाट आर सिंपल प्रेपोजिशंस? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि वो प्रेपोजिशंस जो सिंपल होती हैं, जो शॉर्ट वर्ड्स पर मबनी होती हैं और इनको समझना भी आसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं इन, एट, आउट, अप, डाउन, फॉर, ऑफ, अबव, अंडर। तो इस तरह की प्रेपोजिशंस जो हैं जो सिर्फ एक ही वर्ड पर मुश्तमिल होती हैं, शॉर्ट वर्ड होता है, जस्ट एक नाउन से पहले यूज़ होगा और उस नाउन का रिलेशनशिप जो है वो सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ हमें डिस्क्राइब करेगा या शो करेगा या एक्सप्रेस करेगा। सो हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से सिंपल प्रेपोजिशन की जो बेस है उसको समझते हैं और उसके बाद हम इसको डिफ़ाइन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं। फ्रेंड्स, सिंपल प्रेपोजिशंस को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने ली हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ द कैट वॉज सिटिंग ऑन द पिलो। पिलो का मतलब होता है तकिया या जिसे हम सरहाना भी कहते हैं। अब इस सेंटेंस में आप देखें, द कैट जो कि एक सब्जेक्ट है, वॉज सिटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि बिल्ली बैठी हुई थी। अब जो एक्शन है वो परफॉर्म कर रहा है नाउन द कैट। द कैट इज सब्जेक्ट, वॉज अ हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग इज अ मेन वर्ब। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है ऑन और ऑन के बाद एक अगेन नाउन आ रहा है पिलो जो कि एक तकिए का नाम होता है। सो पिलो का द कैट के साथ या द कैट के एक्शन के साथ क्या रिलेशनशिप है? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन ये रिलेशनशिप हमें नज़र आता है, ये कनेक्शन हमें नज़र आता है कि जो बिल्ली है वो बैठी हुई थी पर तकिए के, कि बिल्ली जो है वो तकिए के ऊपर बैठी हुई थी। सो इस प्रेपोजिशन ऑन की मदद से हमें ये रिलेशनशिप शो होता है कि जो कैट है वो पिलो के ऊपर बैठी हुई थी, उसकी सरफेस को टच कर रही थी, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट पिलो। इन द सेकंड सेंटेंस, दीज बुक्स बिलोंग टू मी, कि ये किताबें मुझसे ताल्लुक़ रखती हैं या ये किताबें मेरी हैं। नाउ हियर दीज बुक्स, दीज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इन प्लूरल केस जिसमें हम इशारा करते हैं, हिंट करते हैं कि आप किन किताबों की बात कर रहे हैं। दीज बुक्स जो आपके करीब पड़ी हैं। दीज बुक्स, बुक्स आर नाउन, सो दीज बुक्स ये एक सब्जेक्ट बन गया। बिलोंग ताल्लुक़ रखना और उसके बाद एक वर्ड है टू एंड देन वी हैव एडेड अ प्रोनाउन मी। अब हम देख सकते हैं कि इस प्रोनाउन मी का दीज बुक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है। तो ये प्रेपोजिशन हमें यह बताती है कि इन बुक्स का जो ताल्लुक है या जो रिलेशन है या जो कनेक्शन है वो इस प्रोनाउन के साथ है। उन बुक्स के जो ताल्लुक की डायरेक्शन है, उन बुक्स के जो रिलेशन की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है? इस प्रोनाउन की तरफ।
सो इस प्रेपोजिशन टू की मदद से हमें ये पता चलता है कि इन किताबों का ताल्लुक इस प्रोनाउन मी के साथ है। इन द थर्ड एग्जांपल, ही सेड बाय द ट्री, ही अ प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही सेड वो बैठा, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, उसका एक्शन क्या है, मेन वर्ब, सेड वो बैठा। बाय द ट्री, एक वर्ड बाय हमने यूज किया, उसके बाद एक नाउन यूज किया द ट्री। अब द ट्री का ही के साथ या ही के एक्शन के साथ क्या ताल्लुक है, हमें प्रेपोजिशन बाय ये बताती है कि वो बैठा उस दरख्त के साथ, बाय द ट्री बाय द साइड ऑफ, कि उस जो दरख्त है उसकी एक जानिब होकर बैठा, उसके नीचे एक तरफ होकर बैठा। सो प्रेपोजिशन की मदद से हमें एक नाउन का सेंटेंस में मौजूद किसी सब्जेक्ट या प्रोनाउन से रिलेशन नज़र आता है। इन द फोर्थ एग्जाम्पल, आई शेल कंप्लीट माई वर्क इन अ वीक। इन दिस सेंटेंस आई इज़ अ सब्जेक्ट, शेल इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब, हम ये कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब है, मुकम्मल करना। आई शेल कंप्लीट, मैं मुकम्मल कर लूँगा। माई वर्क, अपना काम, वर्क इज़ अ नाउन, माई इज़ अ पोजेसिव एडजेक्टिव, कि वो काम किसका है, वो मेरा है। आई शेल कंप्लीट माई वर्क, तो ये सेंटेंस हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नज़र आता है। उसके बाद हम देखते हैं एक वर्ड आ गया इन, और उसके बाद अ वीक, एक हफ्ता। तो हफ्ता जो है वो हम कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं तमाम दिनों के लिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनको कलेक्टिवली हम लोग वीक कहते हैं। तो यहाँ पर वीक जो है वो एक नाउन है। अब इस टाइम का या इस नाउन का आई के साथ या आई के एक्शन के साथ क्या ताल्लुक है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँगा एक हफ्ते में। तो हमें ये पता चलता है कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो एक सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट्स और उनके एक्शंस के टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, उनसे जुड़ी प्लेस के बारे में हमें बताती हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये वर्ड बहुत सिंपल सी हैं, सिंगल वर्ड हैं और इनके स्पेलिंग्स भी 1 और 2 अल्फ़ाबेट से मिलकर बने हुए हैं। तो ऑन, टू, बाय, इन, एट, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, अंडर, अबव, ये सारे की सारी जो प्रेपोजिशंस हैं ये प्रेपोजिशंस सिंपल प्रेपोजिशंस की कैटेगरी में आती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एक आपके लिए भी टास्क ये है कि हम लोग डेली बेसिस पे इन तमाम सेंटेंसेस का, इन जुमलों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट मोस्टली वी आर उर्दू स्पीकर। तो उर्दू स्पीकर में उर्दू बोलते हुए हम लोग चूँकि इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते और इस तरह जो इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको बोलने में हमें दुश्वारी पेश आती है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आसान सेंटेंसेस लिखे जाएँ, आसान सेंटेंसेस की मदद से प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाए और आप भी ये कोशिश करें इन सेंटेंसेस को लिखने की, इनको बोलने की। और ये हमारे डेली रूटीन सेंटेंसेस हैं और इनको बोलने से, इनको लिखने से ये इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगे, प्रेपोजिशन को समझना भी आसान हो जाएगा और इससे जो हमारी स्पोकन है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। सिंपल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? सिंपल प्रेपोजिशंस शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स होते हैं, छोटे अल्फाज होते हैं, आसानी से समझ आने वाले वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ 3 to 4 अल्फ़ाबेट्स। तो ये जस्ट मैंने ऐड किया है ताकि हमें इस बात का इल्म हो कि शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वो कम से कम 3, 4, 5 अल्फ़ाबेट से मिलकर बने होते हैं, तो उनको मीनिंग करना आसान हो जाता है, उनको समझना आसान हो जाता है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नज़र नहीं आती है। एंड द बेसिक डेफिनेशन एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रेपोजिशन, दे एक्सप्रेस रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज टू अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, के जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा है उसमें आने वाला वर्ब है, एडजेक्टिव है या कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, उसके साथ हमें ये रिलेशनशिप शो करेंगी। तो कौन सी प्रेपोजिशंस जो हैं वो सिंपल प्रेपोजिशंस हम लोग यूज़ करते हैं? दीज आर सम ऑफ सिंपल प्रेपोजिशंस, देयर कैन बी मैनी मोर बट आई हैव रिटन सम ऑफ दोज जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो इनके जो सेंटेंसेस हैं वो हमें आसानी से समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इन, ऑन, at, of, to, with, of, till, up, over, as, for, from, down, out, under, by, then, across, through, above, around, और इस तरह से और भी बहुत से प्रेपोजिशंस हो सकती हैं जो सिंपल प्रेपोजिशन में फॉल करती हैं। तो इनकी मदद से हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। और यहाँ पर एक और भी चीज़ है कि सिंपल प्रेपोजिशंस से ही कुछ मज़ीद भी प्रेपोजिशंस बनाई जाती हैं, जैसे हमने डबल प्रेपोजिशन की बात की,
या कंपाउंड प्रेपोजिशन की बात की। फॉर एग्जांपल हम सिंपल प्रेपोजिशन इन से एक और प्रेपोजिशन बना देते हैं इनसाइड या इनटू, जो कि सिंपल प्रेपोजिशंस को ही ऐड करके हम लोग एक नई प्रेपोजिशन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल इनटू है, उसमें इन और टू को हमने ज्वाइन करके एक प्रेपोजिशन बना दी। तो इनका जो कंपैरिजन है, जो कि सिमिलर प्रेपोजिशंस हैं, इनका कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हमें इन प्रेपोजिशंस को इंडिविजुअली डिफाइन करना है, इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है, ताकि हमें इनके जो बेसिक मीनिंग्स हैं वो समझ आ सकें। तो अगर हम बाद में इनको कंपेयर करेंगे तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। तो सिंपल प्रेपोजिशंस जो हैं ये मोस्टली टू कैटेगरीज में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, एंड दीज आर टाइम एंड प्लेस। सिंपल प्रेपोजिशंस जो हैं वो हमें टाइम और प्लेस के बारे में ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं, ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। सो नाउ वी विल टेक दीज सिंपल प्रेपोजिशंस टू मेक सम सेंटेंसेस to clarify how they are used in various sentences to join different words with other part of the sentence. Friends, here are some examples of preposition to. Sentence number 1, I am going to Lahore next week. I am going में ये present continuous tense में sentence लिखा गया है, जिसमें I as a subject है, is am are as an helping verb, और going जो है ये present participle भी कहते हैं या first form plus ing fourth form भी कहते हैं। और ये इसका मेन एक्शन है सब्जेक्ट आई का, कि वो जा रहा है। उसके बाद हमने एक वर्ड यूज़ किया टू एज अ प्रेपोजिशन, और उसके बाद एक नाउन आ रहा है, एक जगह की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक प्लेस की हमने बात की, एक स्पेसिफिक नाउन यूज़ किया जा रहा है लाहौर, और उसके बाद जो है आपको एक फ्रेज ऑफ टाइम नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक के, वो अगले हफ्ते जो है वो लाहौर जा रहा है। आई एम गोइंग टू लाहौर। अब लाहौर का इस सब्जेक्ट के एक्शन के साथ या सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है? तो प्रेपोजिशन में टू ये बताती है कि आई एम गोइंग के मैं जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, टू लाहौर, लाहौर की जानिब जा रहा हूँ। मेरी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वो सिटी लाहौर की जानिब है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टू की प्रेपोजिशन है वो डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ की गई है टूवर्ड्स अ प्लेस। इन द सेकंड सेंटेंस, अब यहाँ पर मैंने ये स्टार पुट किया है क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट समझना है। आई गेव उस्मान सम डॉक्यूमेंट्स, के मैंने उस्मान को कुछ कागजात दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। इस सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट है, बिकॉज आई इज़ द डूअर ऑफ एक्शन। गेव के मैंने दे दिए उस्मान को, उस्मान इज ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट आई, बिकॉज उस्मान इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। और उस्मान को मैंने क्या दे दिए, सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात। अब जो सम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का, और उस्मान भी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो सम डॉक्यूमेंट्स आई के पास थे और आई ने उसको उस्मान को दे दिया। तो अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करें तो इनमें एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होगा जो कि आई से डायरेक्टली एसोसिएटेड था, और दूसरा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होगा जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में एक्शन रिसीव कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि जो सम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आई के पास मौजूद थे और आई ने वो उस्मान को दे दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो उस्मान है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें तो सिनेरियो ये बनता है, आई गेव, यहाँ तक सेंटेंस सेम है कि मैंने दे दिए सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागजात, टू उस्मान, उस्मान को। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रेपोजिशन ऐड की गई है, यहाँ पर प्रेपोजिशन ऐड नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली में जो ऐसे एक्शन परफॉर्म हुआ है वो हमें नज़र आ रहा है कि सम डॉक्यूमेंट्स जो कि आई के पास थे वो किस तरफ गए, उस्मान की तरफ गए। तो जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन शो करनी है तो उसके लिए हमें प्रेपोजिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि आई के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और वो किस तरफ गए, उस्मान की तरफ, क्योंकि उसने उस्मान को भेजे। तो यहाँ पे जो टू है वो हमें डायरेक्शन शो कर रही है, और डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, कि नाउन उस्मान की तरफ। या हम ये भी कह सकते हैं कि टू का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव कर रहा हो, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सिनेरियोज के अंदर आपको किसी प्लेस की तरफ, किसी प्रोनाउन की तरफ, किसी नाउन की तरफ डायरेक्शन ऑफ एक्शन ऑफ सब्जेक्ट आपको शो हो रहा है विथ द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन टू। इन द थर्ड एग्जाम्पल, दिस ऑफिस रिमेन्स ओपन
फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। दिस ऑफिस, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो आपको बता रहा है कौन सा ऑफिस, आप इशारा करके बता रहे हैं एक करीब ऑफिस है, आपके नज़दीक है कि ये ऑफिस, ये दफ्तर जो है रिमेन्स रहता है ओपन खुला। अब हमने एक यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड कर लिया जो उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड है कि ये दफ्तर जो है वो खुला रहता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो आपने 2 टाइम्स को एज अ ड्यूरेशन बताया है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो डायरेक्शन ऑफ टाइम आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को भी ओपन रहता है अप टू फ्राइडे, कि सैटरडे, संडे ओपन नहीं होता, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। तो एक टाइम की जो ड्यूरेशन है उसकी डायरेक्शन जा रही है मंडे से लेकर फ्राइडे की तरफ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन टू। इस सेंटेंस में फ्रॉम भी एक प्रेपोजिशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी हमने फोकस करना है उस प्रेपोजिशन की तरफ जो कि हमारी बेसिक डिस्कशन में है, ताकि हमें सेंटेंसेस को समझने में आसानी रहे। तो इस सेंटेंस का मतलब बनता है कि ये दफ्तर जो है वो सोमवार से लेकर जुमे तक ओपन रहता है। सो टू ने आपको ये रिलेशन बता दिया कि इन 2 टाइम ड्यूरेशंस के दरमियान ये जो दफ्तर है ये ओपन रहता है। सो देयर इज़ डायरेक्शन आल्सो, एंड डायरेक्शन जो है वो टाइम रेफरेंस में आपको मिलती है। In the fourth sentence, there were 10 to 15 students in the classroom. आपने एक मेजॉरिटी को, एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं या कुछ अफराद होते हैं उनकी क्वांटिटी को एज नंबर अगर बताना हो, फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम है, एक बहुत बड़ी जगह इज्तिमा है, उसमें आपने अफराद की क्वांटिटी को शो करना हो विद द हेल्प ऑफ 2 फिगर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं 10 to 15 स्टूडेंट्स, 20 to 50 पीपल, 100 to 100 कैंडिडेट्स। तो आपने जो नंबर्स यूज़ करने हैं मिनिमम और मैक्सिमम, उनको रिलेट करने के लिए प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करना है कि मिनिमम इन नंबर से लेकर मैक्सिमम इन नंबर्स तक जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासरूम में मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो टू की प्रेपोजिशन है वो आपने 2 फिगर्स के दरमियान यूज़ की, जिससे आपको उसके डायरेक्शन का पता चला कि हम मिनिमम से मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आप ये भी देख सकते हैं कि एक और प्रेपोजिशन यूज़ की गई है इन की, और वो एक नाउन से पहले शो हो रही है इन द क्लासरूम, कि इस क्लासरूम का भी रिलेशन शो किया जा रहा है कि वो जो स्टूडेंट थे उनकी प्रेजेंस जो थी वो एक लोकेशन पर थी। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम टू को ही अंडरस्टैंड करेंगे। सो टू जो है वो आपको 2 फिगर्स के अंदर मिनिमम टू मैक्सिमम डायरेक्शन शो करने के लिए भी यूज़ की जाती है। या फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत पूछनी हो तो आप उसके लिए भी टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम शॉप से कोई मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो भी हमें इस तरह का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट अ स्पेसिफिक मोबाइल कॉस्ट यू टू 10,000 to 15,000, कि ख़ास मोबाइल जो है जो किसी ख़ास ब्रांड का है वो आपको 10 से 15,000 तक मिल जाएगा। अब जो 2 फिगर्स नंबर्स की आपने दिए हैं 10,000 और 15,000 मिनिमम से मैक्सिमम, तो उसमें जो नंबर्स की जो डायरेक्शन है या उसकी जो रेंज है उसको शो करने के लिए भी हम लोग प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑन 5 नंबर, कैन यू टेल मी द वे टू एयरपोर्ट, क्या आप मुझे एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते के बारे में बता सकते हैं। दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वी हैव यूज्ड मॉडल हेल्पिंग वर्ब कैन, जो कि पॉसिबिलिटी को शो करता है, किसी काम के होने के इम्कान को शो करता है। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो तब भी आप कैन का वर्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक रिक्वेस्ट के मानों में कुछ पूछने के बारे में कैन का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कैन यू टेल मी, यू इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज जो एक्शन है यू का वो टेल है, और टेल का एक्शन जा रहा है किस ऑब्जेक्ट पे, मी पे। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो जिसने बताना है वो सब्जेक्ट और जिसको बताया जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द वे, वो रास्ता, तो वे यहाँ पर क्या है, वे भी ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन यू टेल द वे टू मी, कि क्या आप रास्ते के बारे में मुझे बता सकते हैं। प्रेपोजिशन टू यूज़ की और टू के बाद एक नाउन आ रहा है टू एयरपोर्ट। सो इस नाउन एयरपोर्ट का सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के साथ या उसके एक्शन के साथ क्या ताल्लुक है कि वो उसे पूछ रहा है कि क्या आप मुझे वो रास्ता बता सकते हैं। तो प्रेपोजिशन टू हमें यह बताती है कि उस रास्ते की डायरेक्शन किस तरफ है, टू एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की डायरेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर भी जो टू है
वो हमें डायरेक्शन ऑफ सम लोकेशन की तरफ इशारा कर रही है या उसका रिलेशन जोड़ रही है। इन द सिक्स्थ एग्जांपल, यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। हम कुछ वर्ब्स के बाद भी टू यूज़ करते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस में हम लोग जब उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड्स जो हैं वो टू के बगैर इस्तेमाल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम मोस्टली यूज़ करते हैं तुम मेरी बात सुनो, यू लिसन टू मी। तो हम लिसन को विदाउट टू यूज़ नहीं करते, यू लिसन मी, यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात गौर से सुनो। या अगर हमें किसी की राय से इख्तलाफ हो या ऑब्जेक्ट करना हो तो हम कहते हैं आई ऑब्जेक्ट टू योर एप्लीकेशन, टू योर प्रपोजल। के साथ साथ हम जब हमने किसी को जवाब देना हो किसी बात का तो हम कहते हैं यू मस्ट रिप्लाई टू मी, यू मस्ट रिप्लाई मी। कॉमनली बोला जा सकता है लेकिन ग्रामेटिकली रिप्लाई के बाद भी हम टू की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, के तुम्हें अपने वालिदैन की बात को गौर से सुनना चाहिए। तो इसमें भी हमें ये मीनिंग नज़र आता है कि आपके वालिदैन जो बात आपको करते हैं, जो नसीहत करते हैं, उसकी जानिब आपको कान धरने हैं, उनकी बात की तरफ आपको गौर करना है। तो यहाँ पर भी टू हमें डायरेक्शन ऑफ सम एडवाइस, डायरेक्शन ऑफ सम काउंसलिंग, डायरेक्शन ऑफ सम कन्वर्सेशन की तरफ इशारा कर रहा है। एंड इन द लास्ट एग्जांपल, वी शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स। वी शुड नॉट बी, हमें नहीं बनना चाहिए, हमें नहीं होना चाहिए। वी एज अ सब्जेक्ट, शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है वो नेगेटिव सेंस क्रिएट करने के लिए, और बी जो है वो यहाँ पर बनने या होने के मीनिंग दे रहा है, बिकम के मीनिंग दे रहा है। उसके बाद हमने एक वर्ड यूज़ किया क्रूअल। क्रूअल का मतलब होता है जालिम, जुल्म करने वाला। सो क्रूअल एक एडजेक्टिव है, एक क्वालिटी है जो हम एक नाउन के साथ एसोसिएट करते हैं कि हमें जालिम नहीं बनना चाहिए टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ या जानवरों के साथ। तो हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ हमने टू का इस्तेमाल किया। या हम ये भी कह सकते हैं हमने टू का इस्तेमाल किया और टू के बाद एक नाउन आ रहा है इन प्लूरल फॉर्म, टू एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें दो एस्पेक्ट नज़र आते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम टू लाजमी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुल्क का वफादार होना, वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। लॉयल टू वफादारी के लिए यूज़ किया जाता है। क्रूअल टू जुल्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और क्रूअल टू के साथ जो इसका अपोजिट है काइंड टू, कि हमें मेहरबानी से पेश आना चाहिए जानवरों के साथ, वी शुड बी काइंड टू द एनिमल्स। तो इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम टू लाजमी लगाते हैं। तो ये है पहला एस्पेक्ट। और दूसरा एस्पेक्ट ये है जो कि इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि एक प्रेपोजिशन जो है वो नाउन से पहले इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हम इस टू का कनेक्शन देखते हैं इस सेंटेंस में कि एनिमल्स का इस सेंटेंस के साथ क्या रिलेशन जोड़ा जा रहा है कि हमें जालिम नहीं बनना चाहिए। अब एनिमल्स के साथ हमारे जालिम ना बनने का ताल्लुक कैसे जोड़ सकता है? सो टू प्रेपोजिशन जो है वो हमें डायरेक्शन बताती है कि भाई ये वो नाउन है, ये वो नाम है, ये वो चीज़ है कि जिसके साथ आपको जो है वो जालिम नहीं बनना है, जिसके साथ आपको जुल्म नहीं करना है, या जिस पर आपको जुल्म नहीं करना है। तो वो नाउन क्या है जो टू के बाद आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, वो है एनिमल्स, कि हमें जानवरों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं कि या तो हम एडजेक्टिव्स को देख लें कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ टू इस्तेमाल किया जाता है, या बेसिक डेफिनेशन को देख लें। तो दोनों तरीक़ों से जो है वो आपको टू का इस्तेमाल नज़र आता है। सो कंक्लूजन इन एग्जांपल्स की मदद से हम ये निकालते हैं कि टू बेसिकली हमें शो करता है एक डायरेक्शन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसके बाद हम टू का इस्तेमाल ये देखते हैं कि टू को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। तो नॉर्मली जो है वो प्रोनाउंस होते हैं, हिम, अस, यू, हर, देम, इस तरह के वर्ड्स, तो उनके साथ भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम लोग जब टाइम ड्यूरेशंस की बात करते हैं, एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम की ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो उनके अंदर भी हम टू को दौरानिया बताने के लिए या उस दौरानिया की डायरेक्शन बताने के लिए कि इस दिन से लेकर इस दिन तक, तो उधर भी हमें डायरेक्शन ऑफ टाइम नज़र आती है, डायरेक्शन ऑफ ड्यूरेशन नज़र आती है। कुछ क्वांटिटी के लिए जब हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, उसमें भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आज हमने टू को डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से एज अ प्रेपोजिशन हमने डिफरेंट सेंटेंसेस में उसका यूज़ देखा है। इंशाल्लाह कल मज़ीद कुछ सिंपल प्रेपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके वेरियस सेंटेंसेस में उनका यूज़ देखेंगे।
और आपको भी चाहिए कि इस तरह मुख्तलिफ सेंटेंसेस जो कि हमारे डेली रूटीन में बोले जा रहे होते हैं उनको लिखें, उनको समझें और उनको आपस में बोलें, ताकि हम सब की जो इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। सो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें जैसे जैसे हम लर्न करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, हमारी जो इंग्लिश है वो डेली बेसिस पे जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको लेक्चर अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आपसे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।